हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 का कुछ ऑब्जेक्टिव। और ये हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी सिलेक्टेड एमसीक्यू है, जिसका प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारा प्रीवियस पेपर से डायरेक्टली लिया गया है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन में एसएसटी के पेपर किस प्रकार से आते हैं। और ये जो वीडियो है प्योरली हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं उसको हिंदी मीडियम वाले जरूर इसको देख सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का होगा, अगर हिंदी मीडियम आपका पेपर है तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इससे देखिए आपको क्या क्या चीजें कवर होने वाला है। सबसे पहले कि यहाँ पर आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमारे पास हैं जो डायरेक्टली हमारे पास बोर्ड का पीवाईक्यू से लिए गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लगेगा। वरना एमसीक्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिलेक्टेड एमसीक्यू यहाँ पे पढ़ना है ताकि आपको उससे ज्यादा आइडिया मिल सके। तो हम लोग इस सीरीज में क्या यहाँ पे करने वाले हैं, 30x30, यानी कि टोटल हम लोग 30 एमसीक्यू देखेंगे। हर एक वीडियो में एमसीक्यू की संख्या हमारे पास होना वाला है 30। हम लोग 30 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि आर्थिक विकास के आधार पर, ठीक है, आर्थिक विकास के आधार पर यानी आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य सम्मिलित होते हैं। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अंदर कौन कौन से लक्ष्य सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन है नियमित रोजगार, दूसरा है स्वतंत्रता या स्वतंत्र, उसके बाद हमारे पास है नियमित एवं बेहतर मजदूरी, डी है उपर्युक्त सभी। तो आर्थिक विकास के लिए हमें क्या चाहिए, नियमित रोजगार भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, नियमित एवं बेहतर मजदूरी भी हम लोग को चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी स्क्रीन में आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप पहले उसका आंसर अपने आप से उसको देंगे और फिर देखेंगे कि आपका आंसर सही था या नहीं था। तो इससे आपका बेटर प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जहां राजनीति होगा वहां पर धर्म का होना जरूरी है। धर्म की राजनीति नहीं करना है, लेकिन राजनीति का अपना एक धर्म होता है। ठीक है, धर्म की राजनीति नहीं। धर्म की राजनीति का मतलब क्या हो गया, हमें अलग अलग धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं करना है, यानी हिंदू है, मुसलमान है, इस तरह से कोई बंटवारा हमें नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को धर्म की राजनीति न करके, लेकिन राजनीति के अंदर एक धर्म होना जरूरी है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो यह कथन महात्मा गांधी, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन रवि फसल है। यहाँ पर रवि गलत लिखा गया है, बी लिखना होता है रवि। ठीक है, रवि फसल का उदाहरण कौन सा है, रवि फसल हमें बताना है। तो फसल के हम लोग जब प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं रवि फसल, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, खरीफ फसल, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, जायद फसल। ठीक है, रवि फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो पूछा है कि बताइए इसमें रवि फसल कौन सा है। तो रवि फसल का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, चना। चना जो है रवि फसल का उदाहरण है, जो करीब करीब आप मान सकते हैं तो अक्टूबर नवंबर के आसपास करीब करीब या दिसंबर तक भी फर्स्ट वीक में मानेंगे तो इसका बुआई किया जाता है। और होली के आसपास यानी करीब करीब मार्च के आसपास जो है, मार्च या अप्रैल के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया चना। चना जो है एक रवि फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। आप देखेंगे यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप ये क्या थे, गुप्त संगठन थे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है राष्ट्रवाद नाम का जो चैप्टर है यूरोप में, राष्ट्रवाद इतिहास का चैप्टर 1, उसमें हम लोग पढ़ा हुआ है कि यंग इटली यंग यूरोप। ठीक है, ये एक तरह से गुप्त सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उसका नाम है यंग इटली और यंग यूरोप। यहाँ पे पूछा इसका स्थापना कब हुआ। ठीक है, यंग इटली का स्थापना कब हुआ, तो बोलेंगे 1831 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1831। नेक्स्ट हमसे पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया। ये जो हमारे पास साइमन कमीशन को भारत में काफी ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, इसके कई मुख्य कारण थे, जो मैं आपको जो लिखित होगा यानी कि जो सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा उसमें हम लोग इसको कवर करने वाले हैं।
जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है उसमें इसको हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो बोलेंगे 1928। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत पहुंचा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो हम लोग सीधा इसका आंसर क्या देंगे, नर्मदा। ये कहाँ की बात हो रही है, गुजरात। अगर आपसे अगर बोलेगा किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है, तो किस राज्य से आपको याद रखना है सरदार सरोवर बांध। यानी कि हमारे पास एक वहां का फेमस भी हमारे पास नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके नाम पे हम लोग गुजरात भी याद रख सकते हैं। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, और कौन सा राज्य में, तो गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो शक्तियां किसको सौंपी गई है, जो पावर्स होते हैं, जो अधिकांशतः जो पावर्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसको सौंप दिया गया है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो बोलेंगे हम लोग संघीय संस्था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संघीय संस्था। इसको संसद कहना ज्यादा बेहतर है। जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, चाहे नियम में संशोधन करना है, नियम में किसी तरह का परिवर्तन बदलाव को संशोधन कहते हैं, या फिर नए नियम को लागू करना है, किसी भी नए नियम को लागू करना है, वहां भी कौन काम करेगा, संसद। उसमें अगर मान के चलिए किसी तरह का करना है संशोधन, है ना, किसी तरह का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करना है, वहां भी कौन काम करता है, बोलेंगे संघीय संसद। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है। ठीक है, मुद्रा का आधुनिक यानी जो मॉडर्न फॉर्म, अभी का जो रूप हमारा है मुद्रा का यानी करेंसी, हम लोग मुद्रा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे करेंसी। ठीक है, तो करेंसी का जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या है, तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि पहले जो पैसा चलता था वो सिक्कों के रूप में चलता था, सोने चांदी इस तरह के सिक्के चलते थे। अब जो मुद्रा है वो कागज के रूप में आ गया है, कागज के रूप में भी आ गया है, प्लास्टिक के रूप में भी आ गया है, इस तरह से। तो चेक हमारा है, ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद कागजी मुद्रा है, ये सारे के सारे क्या हैं, तो हमारे आधुनिक रूप हैं। तो करेंगे ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन, जो वुमेन से रिलेटेड जो मूवमेंट हुआ था, उसकी शुरुआत किस देश में हुई थी। ठीक है, उसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, तो हम लोग बोलेंगे अमेरिका। सबसे पहले नारीवाद, नारी से संबंधित जो आंदोलन था, है ना, नारी को बराबरी का हक दिलाने वाली जो आंदोलन थी, उसकी शुरुआत जो है कहां से हुई थी, तो अमेरिका से हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कि भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या क्या है या साधन क्या है, मतलब सिंचाई करने के लिए क्या क्या हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, भारत में सिंचाई यानी कि इरिगेशन, सिंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिगेशन। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या क्या यहाँ पर है, तो हम लोग इसमें कहेंगे सभी, नहर भी है, तालाब भी है, आपका कुआं और नलकूप भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। भारत में तालाब, नदी, कुआं, नहर सबका इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रमुख साधन होते हैं। ठीक है, जल स्रोत का भारत में प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि भारत का पहला जल विद्युत, ठीक है, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, सबसे पहले जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जो सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात में। सबसे पहले कहाँ स्थापित किया, तो बोलेंगे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अधिकतर सामाजिक विभाजन, ठीक है, जो सोशल डिवीजन है, सामाजिक विभाजन यानी कि सोशल डिवीजन, वो किस पर आधारित होते हैं, जो सोशल डिवीजन है वो किस पर आधारित होते हैं, तो हम बोलेंगे जन्म के आधार पर। हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जन्म के आधार पर विभाजित होते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो जन्म के आधार पर कोई बंदा जो है जनरल है, ठीक है, कोई क्या है, जनरल है, कोई एसटी कैटेगरी में है, कोई एससी कैटेगरी में है, किसी को ओबीसी माना गया। अब ओबीसी भी है तो दो तरीका से है, एक हमारा BC 1 हो जाता है, एक हमारा BC 2 हो जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से विभाजन भी है, सब जातिगत विभाजन ही है जो जन्म के आधार पर है। अगर कोई परिवार, अगर मान लीजिए एसटी परिवार है, तो उस परिवार में पैदा होने वाला बच्चा कभी जनरल हो ही नहीं सकता, उसे भी पारंपरिक तौर पे या कह सकते हैं जन्म के आधार पर जो पहले पूर्वज ने दिया हुआ है, ठीक है, तो वो उसी जात का माना जाएगा। जन्म अगर उसको एसटी में हुआ है तो एसटी माना जाएगा, अगर उसका जन्म किसी एससी परिवार में हुआ है तो उस बच्चे को भी एससी की पहचान ही मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे समाज में या हमारे भारत में भी अधिकांश जो सामाजिक विभाजन है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे जन्म के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोपरा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोपरा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? कोपरा, यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया? तो हम लोग इसको बोलेंगे 1986। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1986। और कोपरा का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। इंग्लिश में बोला जाता है कोपरा। कोपरा का स्थापना किया गया था 1986 में। ठीक है, इसके उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे, इसके कारण पढ़ेंगे, क्यों इसका निर्माण किया गया, क्यों इसको पारित किया गया, ये हम लोग सब्जेक्टिव वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीओ कंज्यूमर। ठीक है, सीओ ऐसे लिखना चाहिए, कोपरा, कोपरा। ठीक है, सीओ मतलब कंज्यूमर, पीआर मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब एक्ट, हिंदी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहां पर है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेशनल कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर कमीशन या फोरम भी कहते हैं, नेशनल कंज्यूमर कमीशन या नेशनल कंज्यूमर फोरम। तो यह कहां पर स्थित है? तो बोलेंगे नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। यह कहां पर स्थित है? तो हम लोग बोलेंगे नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है यहां पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है कि समवर्ती सूची में लिखे विषय पर, ठीक है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, जो समवर्ती सूची हमारे पास जो कनकरेंट लिस्ट होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। हमारे पास 3 तरह के लिस्ट है, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, एक होता है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है सेंट्रल लिस्ट और तीसरा होता है कनकरेंट लिस्ट। यानी समवर्ती सूची, उसके बाद आता है हमारे पास राज्य सूची, फिर आता है केंद्र सूची। तो समवर्ती सूची को यानी जो लिखा गया है वो किस विषय पर, ठीक है, विषय पर जो अधिनियम है वो अधिनियम किसके पास संरक्षित है, वो अधिकार किसके पास है, यानी कौन बना सकता है? तो हम लोग बोलेंगे राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाएंगे। जो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित जो भी कानून है, जितने भी नियम हैं, उनको बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें दोनों की आपसी सहमति होती है। जैसे राज्य सरकारें भी हैं और संघ की सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित? तो डायरेक्ट आपको बताना होगा हिमालय। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है पेड़ यानी वृक्ष का जो रक्षा प्रदान करने की जो बात थी ना, वृक्ष को सुरक्षित करने की जो बातें थी उससे संबंधित है ये। तो पूछा यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बोलेंगे हिमालय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन हिमालय, चिपको आंदोलन हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। नारीवाद का मतलब क्या है, किससे संबंधित है? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे नारीवाद का सीधा मतलब है कि वैसे स्त्री पुरुष जो स्त्री पुरुष के समान यानी कि इक्वल, ठीक है, समान यानी कि बराबरी, इक्वल राइट यानी समान अधिकार का बात करें, बराबरी अधिकार का बात करें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नारीवाद कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद, फेमिनिज्म यानी कि
नारीवाद। तो नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है, तो बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि वैसे स्त्री वैसे पुरुष जिनके पास क्या है, समान अधिकार, और उनके समान अधिकारों के बारे में बात करता है। वो सारे स्त्री पुरुष जो स्त्री पुरुष को विभाजित नहीं करता बल्कि उनके इक्वल राइट के बारे में बात करता है, तो इसे हम लोग नारीवाद के नाम पे जानेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। ठीक है, भारत जो है सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। कहां कहां पर करता है, तो हम लोग बोलेंगे रूस में भी करता है। ठीक है, रूस में भी करता है, यूएसए में भी करता है, इंग्लैंड में भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे पास जितने भी यहाँ पर है सब में करता है। रूस में भी, इंग्लैंड में भी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को हम लोग बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सूती वस्त्रों का निर्यात जो है भारत कहां कहां पर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग रखेंगे। हाँ, इतना मतलब नहीं है कि इसका 3 ही आंसर है, और भी देश हैं जहां पे भारत जो है सूती कपड़ों का निर्यात करता है। और निर्यात का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे एक्सपोर्ट करना। जब हम लोग अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान को भेजते हैं तो इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना, यानी कि निर्यात। एक्सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्यात। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश से आप सामान लाते हो, ठीक है, इंपोर्ट, उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट यानी आयात। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। अब आयात मतलब आया हुआ, किसी दूसरे देश से हमारे देश में आया हुआ, तो आयात। जो आया उसे आयात, जो गया उसे निर्यात। तो आयात को इंपोर्ट कहते हैं जबकि निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहां पर है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि कौन सा शहर को, ठीक है, कौन सा शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। ठीक है, कौन से शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, बेंगलुरु। इसको हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसी शहर को, ठीक है, ये जो हमारा शहर है बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है, कर्नाटक का कैपिटल सिटी है बेंगलुरु, तो इसे हम लोग भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। मतलब ये हमारा सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी सेक्टर, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं वो सारे बेंगलुरु में ही स्थित होती हैं। ठीक है, और यही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक के ज्यादातर जो असेंबलिंग होता है, गैजेट होता है, सब निर्माण किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं पे इसी का, सर्विस भी ज्यादातर वहीं से सप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल कैपिटल बोलता तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई। अगर इसी में आपसे अगर पूछ देगा कि फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, इंडिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसका आंसर हो जाता है मुंबई। लेकिन हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक शहर, तो क्या बोलेंगे, बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है कि बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ये तो याद रखने वाली बात है नहीं, ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो पहला विश्व युद्ध है वो कब हुआ, तो बोलेंगे 1914 से 1918। पहला विश्व युद्ध, तो बोलेंगे 1914 से 1918। ठीक है, 1914 से 1918। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि प्रथम नहीं बल्कि कौन सा, द्वितीय, हमसे अगर पूछ दिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो बोलेंगे हम लोग 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945, तो ये करीब 6 साल तक चला। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो करीब 6 साल तक चला, जबकि प्रथम विश्व युद्ध है वो करीब करीब 4 साल तक चला। कितने साल तक चला, तो 4 साल, 1914 से 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं आईएनसी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, सबसे पहली, और महिला सबसे पहली अगर बोलते तो बात अलग हो जाता। ठीक है, उसको बोलते एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, उन्होंने स्थापना किया था। क्या किया था, स्थापना। लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे सबसे पहले, तो बोलेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी। आंसर क्या होता है, डब्ल्यूसी बनर्जी। लेकिन जैसे यहाँ पे लगा दिया महिला, यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना है,
इसने महिला बोला है, अध्यक्ष सिर्फ नहीं बोला, महिला। तो महिला की अगर बात होगी तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यानी कि एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। सोनिया गांधी नहीं, सोनिया गांधी जो है करीब करीब लगातार 19 साल तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इसके बाद राहुल गांधी बने, लेकिन ये पहली महिला बोल रहे, सिर्फ महिला नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है 3 वर्ड, अध्यक्ष भी होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए और पहली भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, कौन इनमें से राष्ट्रीय संसाधन है, नेशनल रिसोर्स। ठीक है, नेशनल रिसोर्स, पहला ऑप्शन दिया है शमशान, दूसरा दिया है बाग, तीसरा है चारण भूमि यानी चराने लायक भूमि। हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका जल संसाधन। जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स। ठीक है, जल संसाधन इसको क्या बोलेंगे, वाटर रिसोर्स। तो जो वाटर रिसोर्स है वो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, नेशनल लेवल का रिसोर्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में पूछा गया है कि दो देशों के बीच होने वाले जो व्यापार है उस व्यापार को क्या कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्यापार को ट्रेड यानी कि व्यापार। तो जब दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच भी कह सकते हैं, जब व्यापार हो रही होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड। मान लीजिए हमारा देश है भारत, और इस भारत देश का व्यापार हो रहा है यूएसए के साथ, इसका मान लीजिए हो रहा है चीन के साथ, इसका व्यापार मान लीजिए पाकिस्तान के साथ, किसी और देश के साथ भी हो रहा है। तो अलग अलग देशों के बीच जब व्यापार होता है इसे बोलते हैं विदेशी व्यापार। जबकि अपने ही देश में होगा, अपने ही देश के अंदर होगा तो बोलेंगे देशी व्यापार। और जब आसपास के क्षेत्र में सिर्फ होता है तो इसे बोलेंगे स्थानीय व्यापार। आज जब बहुत सारे देश एक साथ मिलकर व्यापार में सम्मिलित हो जाते हैं इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बहुत सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो बहुत सारे देश वहां पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन दो देशों के बीच मुख्य रूप से पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विदेशी व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया हमसे कि वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सत्ता की साझेदारी, जो हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे अलग अलग उदाहरण पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने अलग अलग राज्य के रूप हम लोग पढ़ा हुआ है, अलग अलग सरकार के जो रूप होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। जैसे राजतंत्रात्मक, संघात्मक यानी कि फेडरल, फिर होता है एकात्मक यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट, तानाशाही एक हमारे पास होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से अलग अलग तरह की सरकार के रूप पढ़े हैं। लेकिन पूछा हमसे गया है कि जो बेल्जियम है वहां पे किस तरह की सरकार है, तो बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट है। वहां पर कैसा गवर्नमेंट है, तो बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट है। यानी पावर को डिवाइड किया गया, वहां पर भी अलग अलग रूप में वहां पर भी पावर को डिवाइड किया गया है। और कुछ देश है जैसे मान लीजिए बेल्जियम है, श्रीलंका है, वहां पे भी तीन तरह के स्तर पे सरकार को बांटा गया है। अगर आप मान लीजिए भारत की बात करते हैं तो भारत में भी सरकार के 3 रूप है, 3 स्तर है। भारत में भी सरकार के कितने स्तर है, तो बोलेंगे 3 स्तर है। पहला स्तर हमारा क्या है, स्थानीय स्तर है, सबसे नीचे लेवल पे क्या है, स्थानीय स्तर। उसके बाद हमारा मिडिल लेवल में क्या आता है, तो राजकीय स्तर। दूसरा हमारा क्या आता है, राजकीय स्तर। और तीसरा हमारा आता है राष्ट्रीय स्तर यानी कि केंद्रीय सरकार। राष्ट्रीय स्तर यानी कि केंद्रीय सरकार, स्थानीय सरकार यानी हमारे मुखिया सरपंच वगैरह आएंगे, राजकीय सरकार यानी हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, सीएम आएंगे, राजकीय में कौन आएंगे, सीएम आएंगे। जबकि राष्ट्रीय सरकार की बात करेंगे, नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट, तो इसके जो हेड हमारे होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट में, वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे भारत में भी फेडरल गवर्नमेंट है। पूछा गया है कि बेल्जियम में कौन सी रूप है, सरकार के कौन सी रूप है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची है ना, 8th शेड्यूल में कितनी भाषाओं को रखा गया है, इसमें टोटल कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो बोलेंगे 22 भाषाओं को, जिसमें हमारा हिंदी भी शामिल है। अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो 21 भाषा हम लोग कह सकते हैं।
लेकिन हिंदी को अगर मिला के बोला जाए तो भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो हमारे पास जो अनुसूची यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज है, ठीक है, हमारे पास जो शेड्यूल लैंग्वेज है उनकी संख्या कितनी है, तो 22। इसमें हिंदी आपका शामिल होगा। और हिंदी करीब करीब मान के चलिए पूरे भारत में 40% से भी ज्यादा लोग करीब इसका प्रयोग करते हैं। हमारी ये मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा की दर्जा हालांकि ऑफिशियल तौर पे नहीं दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जो काम हमारे पास होते हैं, बोलचाल की जो भाषाएं होती है, उस भाषा में प्रमुख भाषा हमारा हिंदी भाषा है, जिसमें हिंदी भाषी लोग करीब करीब 40% से भी अधिक हैं। और ये जो जनगणना हम लोग बात कर रहे हैं वो 2011 की बात कर रहे हैं, और अभी हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे नवंबर 2024 है, ठीक है, नवंबर 2024, यानी करीब 13 साल पहले का डेटा है उस समय। तो अभी भी जो इसकी जो कह सकते हैं जो वैल्यू होगा, जो परसेंटेज शेयर, वो करीब करीब 40 के आसपास होगा। तो कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम होने की संभावना लगभग न के बराबर है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। उसके बाद हमसे पूछा गया है 26 नंबर में कि भारतीय राजनीति में जाति का, ठीक है, भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है, ठीक है, भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है। पहला है सरकार के गठन में जातियों के प्रतिनिधित्व देने की, हाँ ये बिल्कुल सही, ये भी है, ऑप्शन ए भी है। यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी इस आधार पे भी हमारे पास क्या होता है, सीटों का बंटवारा किया जाता है, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है। जातिगत भावनाओं को, ठीक है, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जाति के आधार पर भावनाएं को भड़काकर भी वोट पाने की कोशिश किया जाता है, यानी ऑप्शन बी भी सही है। फिर हमसे पूछा है कि उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से, ठीक है, उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या, हाँ ये भी सही है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, वो जब कभी भी यहाँ पर उम्मीदवारी की बात करते हैं, अभी अगर आप बात करेंगे तो झारखंड में 13 नवंबर और 19 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है। अभी 2024 का जो चुनाव है वो झारखंड विधानसभा का चुनाव का दौर है 13 नवंबर से 13 और 19 नवंबर को। 13 पहला है डेट, 13 और दूसरा है 19। तो यहाँ पर क्या होता है कि जातिगत और धर्म के आधार पे भी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जाता है, हालांकि वो नेता बहुत अच्छा क्यों ही ना हो या बहुत बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन वहां उसका जो वर्चस्व आता है वो जात और धर्म आ ही जाता है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। भारतीय राजनीति में ये तीनों का तीनों लागू हो रहे हैं, यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। जो निर्धनता है उसका सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा गरीबी, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीबी। देखिए सब जगह यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, बिहार, तो आपको बिहार तरफ तो देखना ही नहीं है, कारण कि चारों ऑप्शन में बिहार है, तो बिहार देख के तो अंतर लगेगा ही नहीं। अगर एक जगह बिहार होता तो शायद आप बोल सकते हैं ना, अगर एक जगह ऑप्शन में अगर मान लीजिए होता बिहार तो बोल देते कि जहां बिहार है वो गरीबी वाला संभावना ज्यादा दिख रही है, आप तुक्का मार सकते थे। लेकिन बिहार सब जगह पर है, यानी बिहार तो है ही, बिहार के अलावा कौन सा है, ठीक है, बिहार के अलावा कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे उड़ीसा। बिहार के अलावा कौन सा है, उड़ीसा, यानी जहां पर उड़ीसा बिहार दोनों दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा जो गरीबी यानी कि निर्धनता, इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉवर्टी। तो ये सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई देता है अभी हमारे यहाँ, तो हमारे भारत में बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि भारत में संपूर्ण देश की सरकार, यानी पूरा जो देश संभालती है, ठीक है, जो पूरा देश संभालती है, उस देश की सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे केंद्रीय सरकार। जो सरकार भारत में पूरा देश संभालती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। लेकिन अगर मान के चलिए, अगर हमसे पूछता कि संपूर्ण देश नहीं किसी विशेष राज्य को संभालता है, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी, एचपी जो भी बोलेगा, किसी राज्य को संभालता, तो किसी राज्य को संभालने वाला जो मतलब कह सकते हैं एक तरीका से सरकार है, उसको हम लोग बोलेंगे राज्य सरकार। राज्य को संभालने वाली राज्य सरकार। किसी विशेष क्षेत्र को अगर मान लीजिए संभालना है तो बोलेंगे प्रांतीय सरकार, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
अगर बोला जाए हमसे कि आसपास के इलाके को संभालना, जैसे मान लीजिए गांव हो गया, पंचायत हो गया, तो आसपास के जो इलाके हमारे पास है, जैसे मान लीजिए मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है, मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, ठीक है, नगर पालिका का चुनाव होता है, तो ये सब क्या है, स्थानीय निकाय है। तो आसपास की जो सरकारें हैं, आसपास की चीजों को संभालती है, आसपास के गांव को संभालती हैं, उनको स्थानीय सरकार कह सकते हैं। ठीक है, हमने सारे एक चीज यहाँ पे देखा, तो हमसे पूछा गया था भारत में संपूर्ण देश, तो जब पूरे देश की बात आएगी तो क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। ठीक है, भारतीय संसद में यानी इंडियन पार्लियामेंट में जो हाउस है वो कितने हैं, तो बोलेंगे 2 हाउस है। कितने हाउस है, 2 हाउस है। एक हमारा है अपर हाउस, एक हमारा क्या है, अपर हाउस, और दूसरा हमारा है लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा। अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा, जबकि लोअर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा। ठीक है, अपर हाउस को क्या बोला जाता है, राज्यसभा, और लोअर हाउस को लोकसभा। अपर हाउस को हम लोग कहते हैं यहाँ पर हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट, जबकि लोअर हाउस को क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ द पीपुल। लोअर हाउस का नाम होता है हाउस ऑफ द पीपुल। ये बड़ा ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है, लेकिन हाउस ऑफ द पीपुल क्या है, तो बोलेंगे टेम्परेरी होता है, ये अस्थायी सदन है। हाउस ऑफ द पीपुल यानी कि लोकसभा क्या है, अस्थायी, जबकि हाउस ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतीय संसद में सदन कितने हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी चरण में, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होने वाला है। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि विक्रेता अथवा दुकानदारों के द्वारा, विक्रेता यानी कि सेलर है ना, दुकानदार यानी कि रिटेलर या शॉपकीपर, तो इनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, यानी उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है, वो किस तरीके से किया जा सकता है, कितने तरीकों से किया जाता है। तो पहला है कि विक्रेता द्वारा मिलावटी वस्तुएं देकर, यानी सामान को मिक्स कर दिया गया और उसके क्वालिटी को खराब कर दिया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि क्वालिटी को खराब कर देना, ठीक है, यानी कि मिलावटी वस्तुएं देकर। दूसरा ऑप्शन है कम वजन देना। ठीक है, अगर 1 केजी का दाम मान लीजिए 50 रुपए है, तो आपको 50 रुपए तो लेगा दुकानदार, लेकिन 1 केजी की जगह मान लीजिए 990 ग्राम दे दिया, 995 ग्राम दे दिया, तो 5-10 ग्राम 20 ग्राम जो भी है कम दे दिया, तो ये भी एक तरह का शोषण का तरीका है। तीसरा ऑप्शन, मान के लिए आपके पास जो है 5 रुपए का कोई सामान है, लेकिन आपसे वो क्या कर रहा है, 6 रुपए ले रहा है। 5 रुपए के सामान को आपसे कह रहा है कि अब 6 रुपया में मिलेगा। जैसे आप ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो देखते होंगे पानी वगैरह का दाम बहुत महंगा रहता है, खाने पीने का सामान का बहुत महंगा रहता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इस जगह पर, है ना, तो लोग क्या करते हैं, मनमानी से अधिक कीमत लेकर बेचते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से शोषण का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उपर्युक्त सभी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी जो विक्रेता है, दुकानदार है, वो उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को अलग अलग तरीके से शोषण कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे तीनों लागू होगा, ए बी सी तीनों लागू होगा, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो होगा काफी हेल्पफुल लगा होगा, और ये हमारा PYQ का सीरीज है जिसमें हम लोग अलग अलग MCQ पढ़ेंगे, और यहाँ पे हिंदी मीडियम का अलग से हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम का एक सेपरेट वीडियो होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग भाषा में हम लोग वीडियो यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे अलग अलग टाइप का आपका MCQ देखने को मिलेगा, और इस तरह के MCQ यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है कि आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरीका के MCQ तो आना ही आना है, चाहे आपका वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। अगर आपका हिंदी मीडियम में अगर हो है तो उन स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो है, इस तरह का वीडियो का जो लेक्चर सीरीज है, आपको काफी मदद होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश। इसी प्रकार के नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।